हेलो फ्रेंड्स। आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो हमारी सीरीज है वीडियोस की, उसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नोटिस। क्या होता है नोटिस और इसका क्या रिलेवेंस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। आप देखिए, नोटिस को डिफाइन किया है सेक्शन 3 में। ठीक है, सेक्शन 3 में हमने अटेस्टेशन भी देखा था। सेक्शन 3 में ही हमने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी जाना था। और इसी सीरीज में आज हम जानेंगे कि नोटिस क्या होता है। नोटिस मीन्स नॉलेज। इट मीन्स नॉलेज। अगर आपको किसी चीज का नोटिस है, इसका मतलब है आपको उस चीज की नॉलेज है। ये नॉलेज एक्चुअल भी हो सकती है और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल मीन्स आपको उसके बारे में एक्चुअली में पता है, यू नो। ये व्हेन द नॉलेज ऑफ ए फैक्ट डायरेक्टली आपकी नॉलेज में है, डायरेक्टली आपकी जानकारी में है, तो ये माना जाएगा कि आपको एक्चुअल नोटिस है उस चीज का। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्चुअल नोटिस नहीं है, मीन्स आपको उसकी एक्चुअल जानकारी नहीं है उस फैक्ट की, लेकिन लॉ ये मानेगा और वो कंस्ट्रक्ट करेगा कि आपके पास नॉलेज है। इवन दो यू माइट नॉट बी हैविंग द नॉलेज, इवन देन इट विल बी अज्यूम्ड कि आपके पास नॉलेज है। तो ये कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास नॉलेज नहीं है लेकिन लॉ मानेगा कि आपके पास नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करें एक्चुअल नोटिस की। एक्चुअल नोटिस क्या होता है? एक्चुअल नोटिस मतलब आपको पता है, आपको एक्चुअल में ही जानकारी है। और अगर आपको किसी चीज का नोटिस है, इसका मतलब आपको उस चीज की नॉलेज है और आप फ्यूचर में या बाद में कभी भी उस नॉलेज से, उस नोटिस से डिनाय नहीं कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ एक्चुअल नोटिस और जो एक्सप्रेस नोटिस होता है, बस उसमें यह होना चाहिए कि नोटिस और नॉलेज उसी चीज की होनी चाहिए, फैक्ट की। कुछ आपने सुन लिया, कोई वेग इंफॉर्मेशन है, कोई रूमर है, तो उसका नोटिस नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदने गए और किसी से आपने ऐसे सुना, अरे ये प्रॉपर्टी तो अच्छी नहीं है या इसमें डिस्प्यूट है। ये जो आपने इस तरह से वेग इंफॉर्मेशन या रूमर्स जो सुना, उसको हम नहीं मानेंगे कि वो एक्चुअल नोटिस है। कल को अगर वो चीज फैक्ट भी आप एक्चुअल में भी ऐसा होता है, तो भी आप उसकी नॉलेज से अपने आप को डिनाई कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो नॉलेज आपको, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो सब की सब आपका नोटिस मान लिया जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। सेकंड चीज है कि नोटिस उसी चीज का होगा जो जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। मान लीजिए कि लेट्स अज्यूम दैट कि आप एक ये प्लॉट है ए, ये खरीदना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने मार्केट में गए, थोड़ा सा, जैसे भी जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो आप मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं। तो आपको कुछ पता चला कि ये प्रॉपर्टी जब आप खरीद रहे हैं ए, आपको किसी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि बी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पता चला। लेकिन आपने उस आपको तो बी को खरीदना नहीं है, यू वर डीलिंग विथ ए ओनली। लेटर ऑन फ्यूचर में आप बी का भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप बी खरीदना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम जब आपको जो इंफॉर्मेशन ए के टाइम पे मिली थी, हम ये नहीं मानेंगे कि आपके वो बी की इंफॉर्मेशन जो ए के टाइम पे मिली थी वो अभी भी है। क्योंकि हो सकता है ना कि आप फ्यूचर में कर रहे हैं, आपको क्या पता कि फ्यूचर में आप कर रहे हैं, जब ए को डील कर रहे थे तब आपको पता ही नहीं था कि ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है। आपकी नॉलेज में आया था, लेकिन एक्चुअल नॉलेज था आपको, बट वो आपसे रिलेवेंट नहीं था क्योंकि उस टाइम आप डील कर रहे थे एक से। फ्यूचर में कभी जब आप बी से डील कर रहे हैं, तो ये नहीं मानेगा, लॉ ये नहीं मानेगा कि आपको जो भी कभी भी बताया गया है वो आपको हमेशा याद ही रहना है। बी के टाइम पे जो आप काम कर रहे हैं, उस टाइम आपको जो बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मिलेंगी उसी का एक्चुअल नोटिस माना जाएगा। ये नोटिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? नोटिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है
क्योंकि नोटिस के बेसिस पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं नोटिस का रिलेवेंस क्या है। मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ये एक कोई प्लॉट है और इस प्लॉट से एक मेंटेनेंस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मेंटेनेंस। मतलब कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होती है रेंट से या अदर तरीके से जो भी इनकम होती है इस प्लॉट से, उसका एक पोर्शन, लेट्स से 20% पोर्शन एक लेडी को जाता है जो कि जिसका मेंटेनेंस ए के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये नोटिस मान लीजिए आपको है, तो कल को उसके बावजूद भी आप ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब उसके बाद आपको भी वो मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो मतलब मैं क्यों दूंगा, क्योंकि आपको नोटिस था। आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी अपने आप में एक जो होल प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्ट भी जुड़े होते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए एक पॉन्ड है, तो आप फिश उसमें से निकाल लें, फिश कैच करने का पॉन्ड, फिश कैच करने का राइट किसी और को दे सकते हैं, उसमें बोटिंग करने का राइट किसी और को बेच सकते हैं, पूरी पॉन्ड किसी और को बेच सकते हैं। तो इट मीन्स आपके डिफरेंट राइट्स किसी एक प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट का नोटिस है, तो ये आपको उसके बाद यू विल आल्सो बी लायबल फॉर दैट मेंटेनेंस, और जो भी इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए यू विल आल्सो बी रेस्पॉन्सिबल। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये एक्चुअल नोटिस। अब इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आपको एक्चुअल जानकारी नहीं होती है, यू डोंट हैव एक्चुअल इंफॉर्मेशन, बट इट विल बी प्रिज्यूम कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एक्चुअल के। एक्चुअल मीन्स आपको पता है, कंस्ट्रक्टिव मीन्स आपको नहीं पता है लेकिन हम तो मानेंगे कि आपको पता है। ये कब हो सकता है? व्हाट आर द सिचुएशंस? तो सबसे पहले ये सिचुएशन हो सकती है जब जो पार्टी है वो विलफुली एब्सटेन करती है फ्रॉम मेकिंग इंक्वायरी। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि विलफुली एब्सटेन क्या है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। सेकंड है ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहे हो आप, आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाता लेकिन आप इतने नेग्लिजेंट हो कि आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली, एक्चुअल में नहीं मिली, पर हम मान लेंगे कि आपको मिल गई। थर्ड है रजिस्ट्रेशन, वो क्या होता है हम देखेंगे। फोर्थ है पोजीशन एज ए नोटिस, एंड फिफ्थ है नोटिस टू एजेंट इज ट्रीटेड एज नोटिस टू द प्रिंसिपल। तो हम अब इसको वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी और सर्च। मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज की रीजनेबल इंक्वायरी करते तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो जाती। लॉ हमेशा अज्यूम करता है कि एक पर्सन को रीजनेबली बिहेव करना चाहिए। अगर आप रीजनेबली बिहेव नहीं कर रहे हैं तो जो रीजनेबली बिहेव करता है उसके साथ जो चीजें होगी वही हम आपको मान लेंगे कि आपके साथ हुई है। तो मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स अज्यूम दैट लेट्स अज्यूम दैट कि एक लेटर, एक रजिस्टर्ड लेटर आपने किसी को भेजा, उस पर्सन को रजिस्टर्ड लेटर डिलीवर किया जा रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं लूंगा, रिसीव नहीं कर रहा है। आपने पोस्ट से एक रजिस्टर्ड लेटर किसी को भेजा और उसने क्या किया, विलफुली एब्सटेन कर दिया। विलफुली एब्सटेन मतलब वो लेटर लेने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके अंदर कुछ, मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें एक टेनेंट है और आपने उसको नोटिस भेजा कि आप 3 महीने में हमारा ये घर खाली कर दीजिए, ये प्रॉपर्टी को आप खाली कर दीजिए, ऐसा आपने रजिस्टर्ड से भेजा। उस जो टेनेंट है उसको एक आइडिया है कि ऐसा आपने कोई नोटिस भेजा है, तो वो क्या करता है, वो रजिस्टर्ड लेटर को रिसीव ही नहीं करता। जब रिसीव नहीं करेगा तो वो कल को कह सकता है कि मेरे को तो कोई लेटर मिला नहीं। लेकिन नहीं,
अगर आपने कोई रजिस्टर्ड लेटर को लेने से रिफ्यूज कर दिया, तो अब कोर्ट ये मानेगा कि उस लेटर के अंदर जो भी लिखा है ना, उसका आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, मतलब उसकी नॉलेज आपको है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। आपने एक्चुअल में नहीं पढ़ा कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट इट विल बी अज्यूम्ड बाय द कोर्ट कि आपको पता है। जैसे मान लीजिए कि एक टाइटल डीड है, आपने उसको क्या किया, परचेजर है वो टाइटल डीड को पढ़ ही नहीं रहा है, तो उस टाइटल डीड के अंदर जो भी लिखा होगा हम ये मान लेंगे कि ये उसको पता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस, एक समझदार जो आदमी होता है ना, वो टाइटल डीड को पढ़ेगा। अगर वो पढ़ता तो उसको एक्चुअल में जानकारी हो जाती, पर उसने क्या किया, विलफुली एब्सटेन किया, विलफुली अवॉइड किया पढ़ना। तो हम ये मानेंगे कि जो भी उसमें लिखा है वही मतलब उसका उसका कंटेंट उसको पता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मान लिया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी को पता है कि इस प्रॉपर्टी की कोई डीड हो रखी है, लेकिन उसको ये पता है कि डीड है, लेकिन डीड उसको वो पढ़ता नहीं है कि डीड में क्या लिखा है, तो हम ये मान लेंगे कि डीड के अंदर जो भी लिखा है उसकी उसको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है। सेकंड है ग्रॉस नेग्लिजेंस। विलफुली एब्सटेंशन में क्या हो रहा है, विलफुली एब्सटेंशन में वो जानबूझकर जानबूझकर क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। लेकिन ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्या है, ग्रॉस नेग्लिजेंस वो इतना नेग्लिजेंट है ना, वो ध्यान ही नहीं दे रहा कि ऐसा कुछ है। देखिए यहां पे ध्यान रखिए, नेग्लिजेंस नहीं बोला है, ग्रॉस नेग्लिजेंस बोला है। मतलब छोटी मोटी नेग्लिजेंस तो कई बार हर कोई करता है, एक नॉर्मल पर्सन से भी नेग्लिजेंस हो जाती है, लेकिन अगर वो ग्रॉस है नेग्लिजेंस है, तो हम मानेंगे कि इस पार्टी का कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थी। जैसे इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ये जजमेंट जो लिलॉयड बैंक वर्सेस पीएफ गुजदार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ कि ए जो था उसने अपनी जो टाइटल डीड है प्रॉपर्टी की, वो एक बैंक के पास सिक्योर्ड कर दी थी, मॉर्गेज कर दी थी। कोई ओवरड्राफ्ट लेता था तो उसने कहा था ये प्रॉपर्टी मेरी मॉर्गेज है, आप मेरे को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज दीजिए। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद जो ए ने अपनी बैंक को कहा कि मैं ना अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं, पर क्योंकि टाइटल डीड आपके पास है, तो मैं अगर उसको बोलूंगा जो परचेजर है कि टाइटल डीड बैंक के पास है, तो हो सकता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का इतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे को टाइटल डीड दे देते हो तो मैं इसको दिखा दूंगा परचेजर को, और परचेजर क्या करेगा, परचेजर टाइटल डीड देखेगा तो वो प्रॉपर्टी मेरी बिक जाएगी, तो मैं आपका वो कर्जा जो भी आपका जो डेट है वो मैं पे रीपे कर दूंगा। बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसको टाइटल डीड दे दी, और कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने वो टाइटल डीड ली और उसको ले जाकर क्या किया, किसी दूसरी बैंक को पे जाकर उसको वापस मॉर्गेज कर दिया। अब टाइटल डीड किसके पास है, नई वाली बैंक के पास, दूसरी बैंक के पास। तो जब ये केस कोर्ट में गया तो बोला गया कि पहली वाली बैंक ने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, इसलिए अब हम इस केस में ये मानेंगे कि उसको एक्चुअल नॉलेज थी, क्या, कि इस तरह के जो ये जो टाइटल डीड है इसका मॉर्गेज हो सकता है। तो इसमें इट वाज हेल्ड दैट कि जो न्यू बैंक है उसका उसका ये जो डेट है वो सिक्योर डेट है। अगर और जो जो पुरानी बैंक थी जिसके पास पहले टाइटल डीड थी उसका डेट सिक्योर्ड नहीं है। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ग्रॉस नेग्लिजेंस मीन्स आप इतने नेग्लिजेंट हो कि आप मतलब ये माना जाएगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो,
ऐसा भी कोर्ट अज्यूम कर सकता है कि आप जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली बिहेव कर रहे हो, नेग्लिजेंट अपने आप को इतना ग्रॉस नेग्लिजेंट शो करके, तो उस केस में भी आपका कंस्ट्रक्टिव नॉलेज माना जाएगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एज ए नोटिस। देखिए, आप जब इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जगह पे हमको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कुछ अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहते हो, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो 100 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू है, देखिए वो 100 रुपीज कहाँ से आया, 1882 में जब ये एक्ट बना था तब 100 रुपीज था, उस टाइम 100 रुपीज की भी वैल्यू हुआ। तो अगर आपका 100 रुपीज से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है टू ऑल कि भैया ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसके नाम पर है। ये रजिस्ट्रेशन इसी बात को बताता है। इट इज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। किस चीज का? उसके कंटेंट्स का, कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कुछ फॉर्मेलिटीज लेके कंप्लायंस करके आपको वो मिल सकती है। तो रजिस्ट्रेशन इज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंपलसरी होना चाहिए। देखिए, जब आप पढ़ेंगे आगे कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी हो सकता है और वॉलंटरीली भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो करा सकते हो। जिसमें वॉलंटरीली है, मतलब मैंडेटरीली नहीं है, उस केस में रजिस्ट्रेशन को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भाई इसका तो वॉलंटरी पता चला कि नहीं कराया या कराया, तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब अगर इसका नोटिस नहीं कराया तो कल को वो बोल सकता है ना कि इसमें तो मैंडेटरी था ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं कराया। तो इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं माना जाएगा। और ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, ये जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरीज है, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो पर्सन है उनके लिए ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। Constructive notice will be for only transferees who are subsequent to the registration. एक्चुअल पोजीशन ऐसे नोटिस बहुत ही सिंपल चीज है। मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कोई पर्सन रह रहा है। अब आप वो प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं, तो जो परचेजर है, अगर उसको पता है कि यहां पे कोई रह रहा है, पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, तो उसको ये माना जाएगा कि उसको नॉलेज है कि इस पर्सन का क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एक्चुअल पोजीशन जो है ना, एक्चुअल पोजीशन एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट इस पर्सन का इस प्रॉपर्टी के अंदर है, और ये आपको पता लगाना है कि क्या है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है ए की, ये प्रॉपर्टी ए बी को सेल करना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर सी पहले से रह रहा है इस प्रॉपर्टी में। तो ये, और बी को पता है कि सी रह रहा है, एक्चुअल पोजीशन है। तो अब क्या होगा, अगर इस सी का एक्चुअल पोजीशन है तो बी को ये भी मान लिया जाएगा कि बी को ये भी पता है कि सी का क्या इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में। और अगर कल को वो ये इंक्वायरी नहीं करता है कि क्या इंटरेस्ट है, तो जो भी सी का इंटरेस्ट होगा वो सारा का सारा इसको इफेक्ट में लाना पड़ेगा। सो whenever there is a actual possession, you should inquire कि what is the interest of the possessor, the person who is having the possession, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्यों वो इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। द नेक्स्ट इज नोटिस टू एजेंट। एक बहुत ही हमारा फेमस प्रिंसिपल है कि, और जो जहां पे भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आता है ना, वहां पे ये तो चलता ही चलता है कि क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, कि जो चीज आप खुद कर सकते हो वो किसी और के थ्रू भी करा सकते हो। तो ये
मीन्स एक बेसिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का। अब मान लीजिए कि कोई आपका एक एजेंट है, उसको कोई नोटिस मिलता है, मतलब उसकी कोई नॉलेज में चीज आती है, तो ये मानेंगे कि ये नॉलेज किसकी है? प्रिंसिपल की है। क्यों? क्योंकि विकेरियस लायबिलिटी में ये आपने पढ़ा होगा, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, द विकेरियस लायबिलिटी, अगर जो नॉलेज एजेंट की है वही नॉलेज किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। लेकिन इसमें कुछ ये है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें बेसिक वो होना चाहिए। पहला क्या कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एजेंसी उसको ये मिलना चाहिए इंफॉर्मेशन। अगर एजेंट आपका जिस टाइम आपका एजेंट है उसी टाइम उसको वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उससे एजेंट आपके एजेंट बनने से पहले या उसके एजेंट वो एजेंट नहीं है उसके बाद उसको जब इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन का नोटिस आपको नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, उसको नॉलेज मिलनी चाहिए, ऐसे कैपेसिटी ऑफ एजेंट मिलनी चाहिए। सेकंड, तो जो नॉलेज है ना, इन द कोर्स ऑफ एजेंसी होना चाहिए। मतलब आपका जो बिजनेस आप जब कर रहे हैं उसी बिजनेस के दौरान वो आपका उसकी जो नॉलेज आएगी एजेंट की, उसी नॉलेज को आपके ऊपर माना जाएगा कि वो नॉलेज आपकी है। और लास्ट है कि जो एजेंसी का जो जो मटेरियल है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो आपके एजेंट को इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन है टुवर्ड्स द बिजनेस, टुवर्ड्स दैट ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं कि कोई जिस इंफॉर्मेशन का उस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे कि वो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है टू दी प्रिंसिपल। इसका एक एक्सेप्शन है कि एजेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील नहीं करना चाहिए। फ्रॉडुलेंट कंसीलेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली अपनी इंफॉर्मेशंस को सप्रेस किया है, प्रिंसिपल को नहीं बताया और वो इंफॉर्मेशंस अपने पास ही रख ली। अगर इनकेस ऐसा प्रूव होता है फ्रॉडुलेंट है और इसकी इंफॉर्मेशन अदर पार्टी को है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो आई होप कि ये जो नोटिस वाला जो हमारा टॉपिक है ये आपकी समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगे हम फ्यूचर में जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5 से। अभी हमारा ये सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हमारी सारी इंटरप्रिटेशन क्लॉज थी और सारी इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। Please like and subscribe this video.